हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 3 चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 48, following was the balance sheet of MM Limited as at 31st March 2015. Particulars: note number 31st March 2015, 31st March 2014. So this is the opening date and this is the closing date. फर्स्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 4 लाख से बढ़ करके 5 लाख हो गया है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। कैश इनफ्लो 1 लाख रुपीज़। रिजर्व एंड सरप्लस, यहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा। पिछले साल मतलब ओपनिंग बैलेंस लॉस है 50,000 का, अभी हो गया है 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। यहाँ से ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ शुरू होगा। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। अब करंट लाइबिलिटीज़ में, वैसे तो सारे करंट लाइबिलिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है बैंक ओडी। आप अभी नोट्स में देखेंगे बैंक ओडी, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में है टैक्स, नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है, नोट 4 में देखेंगे तो ये टैक्स है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही प्लस माइनस होगा। देन अब एसेट्स में देख लेते हैं। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स है, इसका भी नोट देखना पड़ेगा। मशीन है और उस पर डेप्रिसिएशन भी है। देन इंटेंजिबल एसेट्स जो है 30,000 था, अभी 20,000 हो गया, ये गुडविल है। नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है, हम वहाँ देखेंगे तब समझ में आएगा। सो ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अमोटाइज प्लस हो जाएगा। टेंजिबल एसेट्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर करंट एसेट्स में देखते हैं तो 3 आइटम है हमारे पास। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में प्लस होंगे, ओपनिंग और इस तरीके से क्लोजिंग वाला आंसर आएगा। मतलब करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश इक्विवेलेंट समझा जाता है। और रही बात इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। और इन्वेंट्रीज़ के बारे में भी वर्किंग नोट्स टू अकाउंट अवेलेबल है। सो नाउ लेट अस सी द नोट्स टू अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नोट्स टू अकाउंट 1 में है सरप्लस, सरप्लस इंक्रीज़ हो रहा है और यहीं से ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुरू होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स है जो कि रिडीम हो रहे हैं, और हम ये जो 12% है ये भी एडजस्टमेंट होता है। तो इंटरेस्ट का हमारे पास 2 एडजस्टमेंट होगा। इंटरेस्ट एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस होगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये नेट प्रॉफिट में से लेस हो चुका है, इसलिए हम उसे वापस ऐड करके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसे शो करेंगे। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो रिड्यूस हो रहा है, रिडीम हो रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ही है। डिबेंचर्स जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो ऑफ कैश के रूप में जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जैसे मैंने बताया था वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रखेंगे। और ये इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये कैश इनफ्लो है। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविज़न फॉर टैक्स है और इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है नीचे 70,000। सो हम प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे और इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा। टेंजिबल एसेट्स में मशीन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आप मशीन को लेस करेंगे आपस में तो परचेज ऑफ मशीन आएगा, सो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इन्हें माइनस करेंगे तो। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा क्योंकि
रिड्यूस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल मीन्स एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये डेप्रिशिएशन की तरह ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएगा। नाउ इन्वेंट्रीज में है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो ये भी ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा। अब यहाँ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें दिया हुआ है 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015, मतलब क्लोजिंग डेट को रिडीम हुआ है, और हमारे पास डिबेंचर्स है 5 लाख के और वो 4,50,000 के हो गए, मतलब 50,000 जो रिडीम हुआ है वो 31 मार्च 2015 को हुआ है। एज ए रिज़ल्ट हमको जो इंटरेस्ट देना है वो पूरे के पूरे 5 लाख पर देना है, क्योंकि ये साल भर 5 लाख ही था, साल के आखिरी दिन में वो 4,50,000 हो गया, इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन ओपनिंग डेट पे होगा। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 48, पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटीज़ है इसलिए इसे ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सो 1/4/2014 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में दिया हुआ ₹90,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन ₹70,000। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹70,000, सो लिखेंगे टू बैंक ₹70,000। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, 1,40,000 ग्रैंड टोटल दोनों साइड आना चाहिए। सो यहाँ पर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा क्रेडिट में ₹50,000 और जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है। सो इस तरीके से प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, इन्हें हम शो करेंगे। सो ज़्यादातर क्वेश्चंस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के बाद अगर एडजस्टमेंट्स दिया है तो या तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करना रहता है या प्रोविज़न पेड ड्यूरिंग द ईयर फाइंड आउट करना रहता है। तो आप ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना करके इस अमाउंट को जान सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस मीन्स बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, और ये क्लोजिंग बैलेंस है ₹2 लाख का, माइनस ओपनिंग बैलेंस है -50,000 का, ये भी माइनस है। एज अ रिज़ल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस साल का प्रॉफिट है ₹2,50,000। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो हमने फाइंड आउट किया है ₹50,000 ऐड करेंगे। अब आ गया ये ₹3 लाख, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होता है। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ₹3 लाख, डिटेल के कॉलम में ही बनाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें आ जाएगा, फर्स्ट है डेप्रीशिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी है ₹99,000 का, और फिर है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है ₹10,000 का, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अगर गुडविल का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो दैट इज़
परचेज ऑफ गुडविल, और ये फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो के रूप में जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, सो इट इज़ नॉट सेल ऑफ गुडविल, इट इज़ amortization ऑफ गुडविल। देन इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हैं हमारे पास 5 लाख के, और 5 लाख पर हमें 12% इंटरेस्ट देना है, मतलब ये हो गया 60,000। इन सबको ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ₹4,69,000। ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, ये नील है, कुछ भी आइटम ऐसा नहीं है जिसे ऐड किया जा सके। लेकिन लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिया हुआ है और इसकी वैल्यू ₹62,000 से इंक्रीज हो रही है, तो इसे हम लेस कर देंगे। बस यही एक आइटम है, और बाकी जितने भी आइटम्स हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, इसलिए उसे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लेंगे। और उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ जो है, करंट लाइबिलिटीज़ में प्रोविज़न फॉर टैक्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, और प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट हम ऊपर कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। नाउ अब अमाउंट आ जाएगा ₹4,07,000। यह आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें हम लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स पेड। जो हमने प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया था उसमें डेबिट साइड बैंक में था, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹70,000। ये लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा ₹3,37,000। और ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब हमें फिक्स्ड एसेट्स को देखना है, नॉन करंट एसेट्स को, और इसमें दिया हुआ है मशीन। सो फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल में है मशीन, मशीन बॉट है, क्लोजिंग बैलेंस है ₹12,03,000, और ओपनिंग है ₹8,21,000। मतलब इंक्रीज इन मशीन जो है वो मशीन परचेस्ड है। सो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन है ₹3,82,000। यह आउटफ्लो ऑफ कैश है। उसी तरीके से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बॉट, सो पेमेंट फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ₹75,000, और अब हो गया है ₹1,00,000। सो 25,000 आउटफ्लो ऑफ कैश। इन्हें ऐड करेंगे, बस ये दो आइटम ही है, इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर ₹4,07,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख से इंक्रीज होकर के 5 लाख हो गया, मीन्स ₹1,00,000 इज इनफ्लो ऑफ कैश। देन है रिडम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज 12% डिबेंचर्स, ₹50,000। सो इट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश। उसी तरीके से है पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स,
हमने कैलकुलेट किया था ₹60,000, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है। एंड देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है हमारे पास जो कि करंट लाइबिलिटीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हालांकि ये करंट एसेट्स है और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है, फाइनेंशियल नेचर का है, इसलिए इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जगह मिलती है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ₹50,000 ओपनिंग था और क्लोजिंग में ₹1,50,000, मीन्स वी हैव अवेल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, सो इट इज़ अ इनफ्लो ऑफ कैश। अब इन चारों आइटम को हम ऐड करेंगे तो आएगा ₹90,000। सो यह है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ₹90,000। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, अमाउंट आएगा ₹20,000 और इसे कहेंगे नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्योंकि ये पॉजिटिव अमाउंट है इसलिए इसे इंक्रीज़ कह रहे हैं। अगर ये निगेटिव आता तो नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। अब हम इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझा जाता है क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स क्विकली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और इसका ओपनिंग बैलेंस है ₹60,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का भी ओपनिंग बैलेंस 60,000 है। मतलब हमें यहाँ 1,20,000 ऐड करना है। अब जो रिज़ल्ट आएगा ₹1,40,000, जो कि क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ₹50,000 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹90,000 का ग्रैंड टोटल है। सो दिस वे आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र पेपर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2020 जो कि क्लोजिंग डेट है और 31 मार्च 2019 इट्स द ओपनिंग डेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस इसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। नॉन करंट यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है ये प्रॉफिट। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स ₹4,50,000 से डिक्रीज़ होकर के ₹2,70,000 हो गया। मतलब ये जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, डिक्रीज़ कैश आउटफ्लो। लेकिन ये जो 10% इंटरेस्ट है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब इंटरेस्ट जो है इसका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का है और ये प्रॉफिट में माइनस हो चुका है, इसलिए उसे वहाँ से हटाएंगे ऐड करके और इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम लेस करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 27,000 उसका ट्रीटमेंट ये है। लेकिन ये डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही लिखना है, आउटफ्लो ऑफ कैश। ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए ये ऐड होगा, इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स। उसी तरीके से एसेट्स को देखते हैं तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, इसका वर्किंग है और इसका नोट्स टू अकाउंट में हम देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें क्या है। दूसरा है वैसे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाता है और करंट एसेट्स में है इन्वेंट्रीज डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा और ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नाउ लेट अस सी नोट्स टू अकाउंट। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट्स लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये लैंड डिक्रीज हो गया है तो इट इज़ सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड, लैंड पे डेप्रीशिएशन ये डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसे डेप्रीशिएशन भी समझ सकते हैं, लेकिन लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिस पे डेप्रीशिएशन लगना मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। इसलिए डिक्रीज़ इन लैंड को और डेप्रीशिएशन के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है कि लैंड पे डेप्रीशिएशन लगा है, तो लैंड पे डेप्रीशिएशन ना लगाते हुए इसे सेल ऑफ लैंड समझेंगे हम। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी दिया है।
जब कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है तो परचेज ऑफ प्लांट या सेल ऑफ प्लांट को हम कॉस्ट से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹1,50,000 एंड दिस इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम यहाँ से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप माइनस करेंगे तो आएगा ₹60,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हेड में इसे ऐड कर देंगे। तो जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचा या ख़रीदा नहीं गया है तो हम सीधा यहाँ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये तो तब और आसान हो जाता है जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें अलग से दिया हुआ होता है। नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड होगा, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यूज़ होगा। और ये इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस होगा। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये भी लेस होगा। क्योंकि ये एडजस्टमेंट है इसलिए ये दो दो जगह अपना इम्पैक्ट डालते हैं। नाउ लेट अस प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉल्यूशन 49। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें है सरप्लस। सरप्लस से ही सब शुरू होता है। और ये बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस है ₹4,80,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस ₹3,75,000। इसे लेस करेंगे तो आएगा ₹1,05,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। क्योंकि ये जो सरप्लस है इसमें डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स और जनरल रिजर्व ये सब कटने के बाद ही ये बैलेंस शीट में पहुंचता है। तो हमें इसे वापस ऐड करना है क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए। इंटरिम डिविडेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है ₹75,000। ये आ गया ₹1,80,000 और ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नाउ सॉल्यूशन 49 in the books of वीरेंद्र लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से शुरू होगा ₹1,80,000। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। में पहला है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है ₹60,000 का। और है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। यह हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले से ही अमाउंट दिया हुआ है। बस अब इन्हें ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा ₹2,67,000। यह आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ क्योंकि ये इनफ्लो ऑफ कैश होते हैं। और लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश होते हैं। अब क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है 90,000 से बढ़ करके ₹1,20,000 हो गया। सो इट इज़ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, सो ट्रेड पेबल्स ऐड होगा। ट्रेड पेबल्स ₹30,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। सो फिर करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। सो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज आर डिक्रीजिंग बाय ₹60,000।
सो ये दोनों ऐड होंगे। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, सो इसे हम लेस कर देंगे ₹75,000। अब ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ₹2,82,000। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें नॉन करंट एसेट्स से इंफॉर्मेशन लेना है। सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड ₹60,000। देन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया है, ₹6 लाख से बढ़ करके ₹7,50,000 हो गया है। सो 1,50,000 इंक्रीज़ है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। सो 90,000 रुपीज़ का डिक्रीज़ इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब शेयर कैपिटल से अंदाज़ा लगाएंगे और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इंटरेस्ट और डिविडेंड। नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल ₹1,20,000 से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। देन रीपेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स, ये डिक्रीज हो रहा है ₹1,80,000 से, इसलिए ये कैश आउटफ्लो है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन 10% डिबेंचर्स ₹27,000, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। और लास्टली है प्रोपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, नॉट प्रोपोज्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट है, ₹75,000। सो दिस इज ऑल्सो कैश आउटफ्लो। अब इन सब को ऐड करेंगे तो आएगा कैश आउटफ्लो ऑफ ₹1,62,000। सो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यह आ जाएगा ₹30,000 और ये है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव अमाउंट है इसलिए ये इंक्रीज है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि क्वेश्चन में करंट एसेट्स में पॉइंट सी है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ₹1,50,000 और ये अमाउंट आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ₹1,80,000। ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये करंट एसेट्स में पॉइंट सी का क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज सॉल्व्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई सजेशन है, so please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.